अब पॉइंट 4 के बाद देखिए, अब ये एयर किस में जाती है, ये कूलिंग टरबाइन में जाती है, तो कूलिंग टरबाइन में फिर से एक्सपेंशन होगी। अब ये प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा तो ये सीधे 4 to 5 होगा, और अगर ये रिवर्सिबल होगा तो ये 4 to 5 डैश होगा। ठीक है, तो अब एयर की एक्सपेंशन हुई, किस एयर की, जो मेन कंप्रेसर से आई है। देखिए ये जो पूरा हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये उस एयर के लिए है जो मेन कंप्रेसर से पास होती है। ठीक है ना, बाहर तो पूरी एयर एक ही है, लेकिन एम्बिएंट एयर के बाद रैमिंग हो गई, और रैमिंग के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई यहाँ पर। एक तो ये रैम्ड एयर इसमें चली गई, दूसरा एयर इसका एक पार्ट मेन कंप्रेसर में चला गया, और यहाँ से भी एक पार्ट इसका रेफ्रिजरेशन के लिए आ गया। ठीक है, अब बाकी का ये पावर साइकिल के लिए चला गया। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो अभी फ़िलहाल मतलब ये जब हम पढ़ रहे हैं तो इस समय हमारा कंसर्न इस पार्ट से नहीं है जो मेन गैस टरबाइन में जा रहा है, हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और ये डायग्राम भी इसी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके थे, जब ये 4 पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पर है। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट पर हम यहाँ आ गए। इसके बाद जब टरबाइन में ये जाएगी तो एक्सपेंशन होगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये 5 कंडीशन होगी, और ये इरिवर्सिबल होगा तो ये 5 डैश होगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है एयर की वो 5 और 5 डैश है टरबाइन के बाद। अब ये एयर रूम में जाती है, ये एयर जो यहाँ पर, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो कंडीशन है एयर की वो 5 है। ठीक है, 5 और 5 डैश है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो 5 है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये 5 डैश है। अब देखिए इसका एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ है, इसका एक्सपेंशन हुआ है केबिन प्रेशर तक। केबिन प्रेशर लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन टरबाइन के थ्रू जो हुआ है वो केबिन प्रेशर तक हुआ है, क्योंकि ये एयर अब डायरेक्टली केबिन में सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो 5 और 5 डैश ये जो पॉइंट है, इससे एयर टू कैबिन जाती है। तो कैबिन में जाकर ये क्या करेगी, जो कैबिन का हीट लोड है उसको ये एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो इस एयर का टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, कैबिन प्रेशर पर ही रहेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर T6 हो जाएगा, कि T6 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, और रूम में हमें कूलिंग मिल जाएगी, क्योंकि इस एयर ने रूम से हीट एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसमें ये कोल्ड एयर जो एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क कर रही है, ये कैबिन में गई और इसने कैबिन में से हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो इसका जो टेम्परेचर है वह फाइनल टेम्परेचर T6 है, जो कि रूम टेम्परेचर के या कैबिन टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमने इसको पढ़ लिया। ठीक, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने शायद पहली बार देख रहे होंगे तो आपको डिफ़िकल्ट होगी समझने में, डिफ़िकल्टी। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये फर्स्ट सिस्टम है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। इसके बाद और भी कई सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिससे कि आगे वाले सिस्टम आपको समझ में आ पाए। ठीक है, वो भी सब सिमिलर ही हैं, बस उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो मॉडिफिकेशन है, अगर आप ये बेसिक सिस्टम समझ गए हैं तो उस मॉडिफिकेशन को हम जब डिस्कस करेंगे तो आप इजीली उसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो इजी है, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर सकता हूँ। एम्बिएंट कंडीशन आपको P1 T1 इस 1 पॉइंट पर शो की हुई है। जब ये रैमिंग हो गई तो इसकी कंडीशन P2 T2 हो गई। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो P2 डैश T2 हो गई, या T2 और T2 डैश तो इक्वल है। यहाँ से फिर क्या हुआ, कंप्रेशन हुई मेन कंप्रेसर में, तो वो ये प्रोसेस हमें दिख गया, ये प्रोसेस है। फिर ये इसकी कूलिंग हुई इस हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो यहाँ पर ये इसकी कूलिंग हो गई, प्रोसेस 3 to 4 कूलिंग हो गई। उसके बाद इसकी एक्सपेंशन हुई है टरबाइन में, ये 4 to 5 और 5 डैश इसकी एक्सपेंशन हो गई, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद ये एयर हमने एयर टू कैबिन में सप्लाई कर दी, तो वहाँ पर इसने हीट गेन कर लिया और इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया। रूम टेम्परेचर मतलब जो भी वहाँ पर कैबिन टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। अब हमें इसकी COP कैलकुलेट करनी है। तो इसकी COP के लिए देखिए हमने कहा कि इफ़ V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इन मीटर पर सेकेंड, तो एयरक्राफ्ट की करंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, V²/2000 kg पर किलोग्राम। हमने इसे kg नहीं, किलोजूल पर किलोग्राम। हमने इसे किलोजूल में लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पर 2000 लिखा है। ठीक है, अगर इसे 2 लिख देंगे तो ये जूल पर किलोग्राम में होगी। जो रैमिंग प्रोसेस है उसके लिए हम लिख सकते हैं H2 - H1 = V²/2000। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिखी है, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन से लिखी है। आप उसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। H2 - H1 will be equal to Cp × T2 - T1 will be equal to V²/2000। अब इसमें से हमने इसी क्वेश्चन को पहले इसी क्वेश्चन में Cp से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर ये T1 से भी कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई T2/T1 = दिस मच 1 + V²/2000 Cp × T1।
ये हमने पहले लिखा हुआ है कि हमने ये एज्यूम किया हुआ है, कंडीशन ली हुई है कि T2 T2 डैश के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप T2 डैश भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया T2 डैश, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब Cp की वैल्यू गामा R अपॉन गामा माइनस 1 होती है, ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। तो अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, Cp की ये वैल्यू, देखिए Cp इसमें यहाँ जो Cp आ रहा था इसकी जगह हमने Cp की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी हुई है वो ये बन जाएगी। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि R जो है वो किलोजूल पर किलोग्राम में है, हमने सब कुछ किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन में, सॉरी, तो हम क्योंकि किलोजूल में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो R की वैल्यू भी किलोजूल में ही रखेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन, ये अगर देखिए R को हम, ये मतलब यहाँ तक की बात है कि हम किलोजूल में रखा हुआ है, अगर हम इसे जूल में रख दें तो ये वैल्यू जो नीचे 2000 थी अब वो 2 हो गई। ठीक है ना, ये वैल्यू अब 2 हो गई। अब इस इक्वेशन में हमने इसको लिख दिया, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, यहाँ तक आपने देख लिया होगा, डेरिवेशन आप साथ साथ कर रहे हैं तो यहाँ तक आ गए होंगे। अब इस डेरिवेशन में हमने क्या किया कि नीचे डिनोमिनेटर में ये 2 एज इट इज़ रहने दिया और गामा RT के प्लेस पर हमने लिख दिया a स्क्वायर, वेयर a इज स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT1, दिस इज लोकल सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमने लिखा, तो अब इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, अब देखिए इस इक्वेशन में अगर इस टर्म को हम कंबाइन कर लें v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, इसकी जगह m स्क्वायर हमने लिख दिया, वेयर m इज़ v अपॉन a, इसको हम बोलते हैं मैक नंबर ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी फ्लाइट की इंडिकेट करता है, मैक नंबर इसको बोलते हैं, m इज इक्वल टू v अपॉन a। तो यहाँ से ये हमने कैलकुलेशन कर ली। इस इक्वेशन से क्या हेल्प होगी कि जो T2 और T2 डैश टेम्परेचर है रैमिंग के बाद, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमें इसमें वर्क इनपुट कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए वर्क इनपुट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क इनपुट कहाँ है, इस कॉम्प्रेशन के प्रोसेस में, तो मास ऑफ एयर इंटू Cp ऑफ एयर इंटू ये जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं इनको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्क इनपुट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये रह गई पीछे डिस्कशन करने से, कूलिंग टरबाइन जब हमने रन की थी तो इससे कुछ वर्क आउटपुट मिला होगा, टरबाइन का जो प्रोसेस है उससे वर्क आउटपुट मिलती है, तो उससे हमने कूलिंग फ़ैन को रन किया हुआ है। ये फ़ैन हेल्प करता है ये जो रैम्ड एयर इसमें जा रही थी इसको इसमें से ड्रॉ करने में। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें से एयर ड्रॉ हो जाती है। एक्चुअली जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो लो स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, जो रैम्ड प्रेशर होगा। ठीक है ना, अगर एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होगी तो, और अगर ये रैम्ड प्रेशर कम होगा तो आपको इस रैम्ड एयर को इस हीट एक्सचेंजर से पास भी तो कराना है, तो ये कूलिंग फ़ैन उसको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जितना भी वर्क इससे प्रोड्यूस हुआ था उससे हमने कूलिंग फ़ैन रन कर दिया। तो टोटल वर्क इनपुट सिस्टम में कितना हो गया, जो कि आपको कंप्रेसर में देना पड़ा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ जो कंप्रेसर में हमने वर्क इनपुट इसको दिया है वो सिर्फ हमने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और वो भी उसी मास के लिए लिखा हुआ है जो हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं एयर के। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया मास ऑफ एयर विच इज़ ब्लेड ऑफ द मेन कंप्रेसर इंटू Cp इंटू T3 डैश माइनस T2 डैश। ठीक, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, जब ये एयर कोल्ड एयर रूम में गई तो क्या हुआ कि वहाँ पर इसने टेम्परेचर गेन किया, ये हीट गेन किया तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो गया। तो ये वैल्यू क्या हुई है, T6 माइनस T5 डैश, टेम्परेचर की वैल्यू T6 माइनस T5 डैश हो गई। तो इसको हमने लिख दिया, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, इट इज़ Ma इंटू Cp इंटू T6 माइनस T5 डैश। ठीक है, और COP की वैल्यू हमारी होती है RE अपॉन WC। तो ये दोनों हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, जब इनको पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई COP की। ठीक है, अगर हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि Q टन उसका रेफ्रिजरेशन लोड है, तो हम कह सकते हैं Q इंटू 210 इज़ रेफ्रिजरेशन लोड इन किलोजूल पर मिनट, और इसी को Ma इंटू Cp इंटू T6 माइनस T5 डैश से आप इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आप मास फ्लो रेट ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर रिक्वायर्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क इनपुट तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया और इसका COP भी कैलकुलेट कर ली, पावर रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ